आज की वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर एंड इन 100 डेज में मेरा गोल होने वाला है एक अल्टीमेट अंडरग्राउंड बेस बनाना जहाँ पे सब कुछ चीजें हो। अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाओ क्योंकि आगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था एक स्नो बायोम के अंदर। देन बिना देरी किए मैंने कुछ वुड कलेक्ट किए एंड उनकी हेल्प से एक वुडन की पिकेक्स बनाई। एंड अब चलो इस वुडन पिकेक्स की हेल्प से बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करते हैं एंड अब बनाते हैं सारे के सारे स्टोन के टूल्स। तो अब इस वुडन के पिकेक्स का काम खत्म, तो चल निकल। यो वहाँ पे एक विलेज आउटपोस्ट है, जाऊँ क्या? अरे यार लेकिन मेरे पास तो सिर्फ स्टोन के टूल्स हैं। अरे यार डरता हूँ क्या, जो होगा देखा जाएगा। चलो गाइस। अरे यार जोश में तो आ गए, ये तो सारे के सारे इतने सारे मेरे पास ही आ रहे हैं। अरे यार तुम लोग एक एक करके आओ ना, इतने सारे एक साथ क्यों आ रहे हो? ले भैंस की आंख, स्टोन के स्वॉर्ड से मार खा। साले एक को तो मार के ही मरूंगा। ये ले तेरी। अरे बाप रे बहुत कम हार्ट बचा है मेरा, भागता हूँ यहाँ से। चलो निकलते हैं यहाँ से, जल्दी नीचे छुप जाता हूँ। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। क्या स्टार्टिंग हुआ है। ओके अटेम्प्ट नंबर 2 एंड अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एंड लगता है मैं फिर से कोई स्नो बायोम के आसपास ही स्पॉन हुआ हूँ। एंड स्नो बायोम से याद आया, मैंने अपने चैनल पे एक न्यू सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं सर्वाइव कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट के सबसे कोल्डेस्ट मॉड में। एंड अगर तुम लोगों ने उस वाली सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। डिस्क्रिप्शन में ही है, कैसे बोलता हूँ मैं। ओके सो यहाँ पे मैंने फिर से अपने लिए स्टोन के टूल्स बना लिए हैं एंड अब चलते हैं एक्सप्लोर करने। एंड यहाँ पे मुझे कुछ शुगर केन दिख रहे हैं तो इनको कलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मेरा हंगर बार कम होने लगा है तो यहाँ पे कुछ फूड कलेक्ट कर लेते हैं। यार दोस्तों आजकल माइनक्राफ्ट के अंदर इतने वैरायटी कलर के शीप देखने को मिलते हैं एंड ये आई थिंक ग्रे कलर का है, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो इसको खाने से मतलब है। तो अब सारे के सारे मीट्स को पकाने के लिए एक फर्नेस बनाते हैं, तो ये रहा फर्नेस। तो अब सबसे पहले तंदूरी चिकन बनाते हैं, तो ये रहा अपना तंदूरी चिकन। नाइस। ऑलराइट, तो यहाँ पे रात होने वाली है बट उससे पहले एक बेड बनाते हैं। बट इस वाले एरिया में शीप के अलावा बस काउज है। फर्नेस के अंदर फूड को कुक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सो इसलिए मैंने फर्नेस को स्मोकर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जिसकी हेल्प से हमारे फूड जल्दी कुक हो जाएंगे। उसके बाद मैंने एक और फर्नेस बनाया जहाँ पे मैंने ओक ब्लॉक को स्मेल्ट करके कुछ कोल बनाए एंड उन कोल की हेल्प से मैंने कुछ टॉर्चेस बना लिया। देन मैं निकल गया शीप ढूंढने क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके रात हो रही थी। यहाँ पे मेरा लक मेरा साथ दे रही थी क्योंकि लकीली मुझे पास में ही बहुत सारे शीप मिल गए। देन उनसे वुल कलर करने के बाद मैंने फटाफट एक बेड बनाया एंड जाके सो गया। ओके तो यहाँ पे हमारा डे 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं। अबे तू क्या सुन रहा है, हट भाग यहाँ से। आज से हमें बहुत कुछ चीजें करनी है, इसलिए मैंने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया एंड निकल गया एक्सप्लोर करने। चलते चलते रास्ते में मुझे बहुत सारे बेरीज मिले तो मैंने उनको कलेक्ट कर लिया। वैसे तो मेरे पास बहुत सारा खाना है लेकिन मैं इतना लालची हूँ, मुझे जो दिखता है मैं सब कुछ उठा लेता हूँ। सारे के सारे बेरीज कलेक्ट करने के बाद मैं टाइगर बायोम के एंड तक पहुंच गया था जहाँ पे सामने एक बहुत ही बड़ा सा स्नो बायोम था। एंड स्टार्टिंग से मैं विदाउट शेडर खेल रहा था तो इसलिए मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा, इसलिए मैंने वापस अपना शेडर ऑन कर लिया। एंड अब तुम ये देखो। हाँ अब ठीक है। गाइस मैंने अपने चैनल पे माइनक्राफ्ट के जितने वीडियोस डाले हैं तो उन सब में मैं शेडर ऑन करके खेलता हूँ, इसलिए विदाउट शेडर के साथ खेलना बहुत ही अजीब लगता है। मैंने यहाँ पे अपने लिए एक बोट बना लिया था जिसकी हेल्प से मैं इस वाले ओशन को पार करूंगा। बट इसकी जगह कुछ उल्टा ही हो रहा था मेरे साथ क्योंकि मैं बोट को पानी के ऊपर चलाने के बजाय बर्फ के ऊपर चला रहा था एंड इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। गाइस बोट की हेल्प से इस वाले स्नो बायोम को पार नहीं कर सकते, इसलिए मैं चलता गया। देन मैंने देखा कि मेरे सामने ही दो टेंपल थे, पता नहीं और क्या कहते हैं इसको, माइनक्राफ्ट इतने दिनों से खेलना पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बट जो भी हो। तो मैं पहले वाले टेंपल के अंदर गया जहाँ पे एक चेस्ट था जिसके अंदर से मुझे बहुत सारे कोल, वीट एंड ऑल्सो मुझे एक एन्चेंटिंग फिशिंग रॉड मिला जहाँ पे लक ऑफ C3 लगा हुआ था। इसको देखने के बाद मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गए थे, तो इसलिए मैं भागते हुए दूसरे वाले टेंपल के अंदर गया एंड वहाँ के चेस्ट को खोला एंड उसके अंदर से मुझे मिला रॉटन फ्लैश। बट चलो कोई नहीं, गोल्ड का एक हेलमेट तो मिला। चेस्ट के अंदर से सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद मैं आगे बढ़ा एंड मुझे क्या दिखा, माइनक्राफ्ट का एक बहुत ही यूनिक नमूना। एंड इस नमूने को देख के मुझे एवेटार मूवी की याद आ गई। उसके बाद जैसे कि मुझे एक एन्चेंटिंग फिशिंग रॉड मिला था, मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूज किया जाए। जब मैं उसको यूज करने वाला था तो मुझे पास में ही एक विलेज दिखा एंड ये वाला विलेज स्नो बायोम में था। एंड जब मैं उस विलेज के अंदर गया तो वहाँ के विलेजर मुझे देख के इतने ज्यादा खुश हो गए कि वो लोग खुश से नाचने लगे एंड उनके साथ साथ मैं भी नाचने लगा। ओके अब चलो देखते हैं इस विलेज के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे एक घर के अंदर एक चेस्ट है, तो इसके अंदर है कुछ लेदर के आर्मर एंड कुछ ब्रेड, तो इनको रख लेते हैं एंड इन लेदर के आर्मर को पहन लेते हैं। तो इस चेस्ट के अंदर क्या है, कुछ वुड के ब्लॉक्स एंड कुछ ब्रेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे दो टूल्स में थे, तो देखते हैं ये क्या ट्रेड कर रहे हैं। आयरन का स्वॉर्ड, वो भी लूटिंग 1 का, तो इसको देखते हैं ये क्या ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक एक्स दे रहा है ये, हाँ बकवास, चलो जाके सो जाते हैं। इस वाले विलेज के अंदर मुझे इतना कुछ खास नहीं मिला। ये वाला लास्ट घर है तो इसके अंदर चेक करते हैं, ऊपर कोई चेस्ट तो होगा। ओके ये रहा, तो यहाँ पे भी कुछ इतना खास नहीं है। ये यहाँ पे कुछ पेपर है तो इनको रख लेते हैं, ये बाद में काम आ सकते हैं। अरे यहाँ पे साइड में एक और घर है एंड यहाँ पे भी एक चेस्ट है
अरे वाह, ये हुई ना बात। यहाँ पे मुझे एक आयरन का हेलमेट एंड आयरन का स्वॉर्ड मिल चुका है। गाइस मैंने यहाँ पे अपने एन्चेंटिंग फिशिंग रॉड का अभी तक यूज ही नहीं किया है, तो इसको यूज करके देखते हैं। मुझे लगा कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मछलियां ही मिल रही है, एंड वो भी बहुत सारे। बट इनका कोई काम नहीं है, तो इनको यहाँ पे फेंक देते हैं एंड चलते हैं यहाँ से। एंड अब मैं होप करता हूँ कि कहीं पे मुझे प्लेन बायोम मिल जाए, क्योंकि कब से मैं टाइगा बायोम, स्नोप बायोम में ही घूमते जा रहा हूँ। तो चलो अब एक प्लेन बायोम ढूंढा जाए, जहाँ पे मैं अपना एक अंडरग्राउंड बेस बनाऊंगा। 2000 years later. ओके सो गाइस, तुम ये वाला व्यू देखो, कितना ज्यादा प्यारा है। एंड पीछे वो बर्फ का पहाड़ इतना ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड लकीली वहाँ पे एक विलेज भी है, एंड वो भी प्लेन बायोम के अंदर। एंड यहाँ पे हमें मिल चुका है एक टूलस्मिथ का घर। तो इसके एक सेकेंड, ये कहाँ, अबे ये पागल विलेजर कहीं भी घर बना देते हैं। तो ये है दुनिया का 8वां अजूबा, माइनक्राफ्ट का टूलस्मिथ का घर। सो जब मैं उस टूलस्मिथ के घर के अंदर गया, तो वहाँ पे एक चेस्ट था जिसके अंदर मुझे मिला बहुत सारे ऑब्सीडियन एंड एक आयरन का लेगिंग्स। एंड उसके बाद मैं विलेज को एक्सप्लोर करने लगा। एंड ये वाला विलेज बहुत ही ज्यादा छोटा था, बट इस विलेज के पीछे का व्यू इतना ज्यादा अच्छा था कि मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं यहीं पे अपना अंडरग्राउंड बेस बनाऊंगा। एंड ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने अपना बेड प्लेस किया एंड जाके सो गया। सो नेक्स्ट डे उठने के बाद अब मेरा फर्स्ट गोल था कि मैं माइनिंग करके बहुत सारे डायमंड्स कलेक्ट करूं। बट माइनिंग में जाने से पहले मैंने जितने सारी चीजें कलेक्ट किए थे, तो उनको मैंने एक चेस्ट के अंदर संभाल के रख दिया। मेरे पास एक आयरन पड़ा हुआ था, तो उसकी हेल्प से मैंने एक शील्ड बनाई। सो इस विलेज के अंदर बहुत सारे हिबल थे, तो बाद में इनको खाने के लिए मैंने उनको कलेक्ट कर लिया, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास बहुत सारे मटन चिकन है। उसके बाद मैं निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए। देन तभी दिखा मुझे एक एमरल्ड, बट इसको मैं माइन नहीं कर सकता क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास स्टोन का पिकेक्स है। बट पास में ही मुझे लकीली कुछ आयरन दिख गए, तो इनको मैंने फटाफट माइन कर लिया। देन उन आयरन्स को मैंने एक फर्नेस के अंदर स्मेल्ट कर लिया एंड उनसे एक आयरन का पिकेक्स बनाया। सो पास में ही एक बहुत ही बड़ी सी केव थी, जहाँ पे मुझे कुछ आयरन दिख रहे थे, बट उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे मॉब थे। ये सारे के सारे मॉब्स इतने ज्यादा हरामी थे कि ये मुझे केव के अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। मैं एक को मार के खत्म करता, तो उसी जगह कोई दूसरा आ जाता। एंड यही सब करते करते यहाँ पे मेरी शील्ड भी टूटने वाली थी। सो इसी तरह मैंने एक पूरा दिन सिर्फ मॉब्स को मार के ही बिताया। ओए तू मेरी जगह सो रहा है? हेलो ओए, सुन रहा है? अबे चल हटना यहाँ से। सो गाइस नेक्स्ट डे उठने के बाद मैंने अपने लिए एक और शील्ड बनाई। उसके बाद मैंने दोबारा प्रस्थान किया उस केव के अंदर, जहाँ पे मैंने माइनिंग करने का सोचा था, लेकिन मॉब्स की वजह से मैं माइनिंग नहीं कर पाया था। बट आज मैं माइनिंग करके रहूंगा। सो माइनिंग से मैंने जितने भी आयरन कलेक्ट किए थे, तो उनको मैंने फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। एंड जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक आयरन का हेलमेट एंड लेगिंग्स था, सो इसलिए मैंने कलेक्ट किए हुए आयरन से एक आयरन का चेस्ट प्लेट एंड बूट्स बना लिया, एंड ऑल्सो एक बकेट भी। सो नेक्स्ट डे मैंने बनाना स्टार्ट किया एक छोटा सा शुगर केन का फार्म। अबे हटना सामने से। तो मैं शुगर केन का फार्म इसलिए बना रहा था क्योंकि मुझे शुगर केन से बहुत सारे पेपर चाहिए बुकशेल बनाने के लिए। एंड बुकशेल बनाने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, एंड वो है लेदर, जो कि मिलेगा हमें काउस से। सो इसलिए अब मुझे बहुत सारे काउस को ब्रीड कराना पड़ेगा, ताकि मुझे उनसे बहुत सारे लेदर मिले। अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद मुझे कहीं भी दूर दूर तक एक भी काऊ नहीं मिला। लिटरली एक पूरा दिन निकल चुका था, बट मुझे एक भी काऊ नहीं मिला। बट उसी टाइम पे मुझे जंगल में एक डॉग मिला, एंड लकीली मेरे पास कुछ बोन पड़े हुए थे, तो मैंने उन बोन की हेल्प से उसको टेम कर लिया। सो नेक्स्ट डे मैं दोबारा निकल पड़ा काऊ ढूंढने के तलाश में। देन फाइनली मुझे टाइगर बायोम के अंदर कुछ काउस मिल गए। देन उनको वीट की लालच देके मैं अपने बेस पे ले आया एंड उनको ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया। सो अब मेरा नेक्स्ट गोल था डायमंड्स की माइनिंग करके अपने लिए डायमंड्स के टूल्स एंड आर्मर बनाना। सो मेरे बेस के साइड में एक बहुत ही बड़ी सी केव थी, तो मैं चला गया उसके अंदर डायमंड्स की माइनिंग करने। ओए मत मारना। सो स्ट्रिप माइनिंग करते करते मैं पहुंच गया एक अंडर वाटर केव के अंदर, जहां आते ही मुझे दिखे बहुत सारे डायमंड्स। मैं इतना लालची हूं कि मैं हार्डकोर मोड में अपने जान को जोखिम में डालकर डायमंड्स की माइनिंग करने लगा था, एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ओ भाई साहब बच गया, सिर्फ एक हार्ट पे बचा हूं मैं। सो अपनी गलती से सीखने के बाद मैं दोबारा ऊपर गया एंड कुछ वुड कलेक्ट करे एंड उनसे कुछ डोर्स बनाए, जो कि मुझे पानी के अंदर सांस लेने में हेल्प करेंगे। सो इसलिए मैं दोबारा उस अंडरवाटर केव के अंदर गया एंड वहाँ पे जितने भी डायमंड्स थे, तो मैंने उनको माइन कर लिया। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि ये अंडरवाटर केव बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जहाँ पे कुछ कुछ जगह पे मुझे कुछ डायमंड्स दिखे, तो मैंने उनको माइन करना स्टार्ट कर दिया। सो दोस्तों माइनिंग करते करते मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रैंडमली पहुंच जाऊंगा। एंड बाय द वे वो रैंडम जगह है ये बड़ी सी एंशिएंट सिटी। एंड पता नहीं ये कितना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक मुझे बस एंशिएंट सिटी ही दिख रहा है। बट मुझे इसके अंदर नहीं जाना है, क्योंकि मुझे आयरन आर्मर में ही वार्डन से नहीं मरना है। बट अगर मेरे इस वाले वीडियो में अच्छा रेस्पॉन्स आया, तो मैं इस वाले 100 डेज का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, जहाँ पे मैं इस वाले एंशिएंट सिटी को कन्वर्ट करूंगा एक अल्टीमेट एंशिएंट सिटी में। सो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब चलो फिर से डायमंड्स कलेक्ट करते हैं।
सो बहुत टाइम के माइनिंग सेशन के बाद मैंने यहाँ पे 34 डायमंड कलेक्ट कर लिए थे एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने लिए एक डायमंड का पिकेक्स बना लिया था एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे लैपिस लेजुली गोल्ड एंड आयरन भी। देन मैं चला आया एक लावा पूल के पास जहाँ पे मैंने वाटर बकेट की हेल्प से लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया एंड जैसे कि मैंने अपने लिए एक डायमंड का पिकेक्स बना के रखा था तो उसकी हेल्प से मैंने बहुत सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट किए। सो इतने टाइम के माइनिंग सेशन के बाद जब मैं अपने बेस पे आया तो मैंने देखा कि मैंने जो अपने एनिमल फार्म के लिए जो एक एरिया बनाया था तो उसके अंदर 2 विलेजर्स फंसे हुए थे। सो ये बहुत ही अच्छी बात हुई क्योंकि मुझे मेंडिंग के एन्चेंटमेंट चाहिए। सो इसलिए मैं उन दोनों विलेजर्स को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करूंगा एंड उनसे मेंडिंग के एन्चेंटमेंट ट्रेड करूंगा। एंड बाय द वे मुझे माइनिंग से 34 डायमंड मिले थे तो मैंने उनकी हेल्प से फटाफट अपने लिए डायमंड के टूल्स एंड आर्मर बना लिए। सो अब जैसे कि अपना फर्स्ट गोल कंप्लीट हो चुका है सो अब बारी आती है अपने डायमंड के टूल्स एंड आर्मर को एन्चेंटमेंट करने की। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एन्चेंटमेंट सेटअप बनाने के लिए इनफ पेपर एंड लेदर नहीं है। सो जब तक मेरे पास इनफ पेपर एंड लेदर नहीं हो जाते तो तब तक मैं बनाने वाला हूँ एक एक्सपी फार्म एंड मैं पूरा का पूरा एक्सपी फार्म बनाने वाला हूँ वुड की हेल्प से। सो इसलिए मैं चला गया बहुत सारे वुड कलेक्ट करने। सो एक्सपी फार्म के लिए वुड कलेक्ट करने के बाद मैं अपने बेस के पास आ गया। देन मैंने अंडरग्राउंड में अपने काउस को ब्रीड करने के लिए एक एरिया बनाया एंड जैसे कि काउस के साथ साथ वहाँ पे 2 विलेजेस भी थे तो मैंने उनके लिए भी एक अलग से जगह बनाई। उसके बाद नेक्स्ट डे से मैं फिर से लग गया एक्सपी फार्म के लिए वुड कलेक्ट करने। सो पूरे 2 दिनों तक वुड कलेक्ट करने के बाद अब बारी आ चुका था एक्सपी फार्म बनाना। बट उससे पहले मैंने एक्सपी फार्म के लिए कुछ हॉपर्स बनाए। ओके तो एक्सपी फार्म बनाने के लिए मैंने सारी के सारी चीजें रख लिए हैं बट मुझे अब एक अच्छा सा जगह ढूंढना है तो तुम यही रुको तो मैं चलता हूँ एक जगह देख के एक्सपी फार्म बनाने। ओके सो ये वाला एरिया बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पे बनाते हैं अपना एक्सपी फार्म। बाय द वे सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब तक मैं अपना एक्सपी फार्म बना के खत्म करूंगा तो तब तक मेरे पास बुकशेल्फ बनाने के लिए इनफ पेपर एंड लेदर हो जाएंगे। ओके तो यहाँ पे मैंने ओक ब्लॉक की हेल्प से बहुत सारे ओक प्लैंक बना लिए हैं तो अब बनाते हैं अपना एक्सपी फार्म। सो दोस्तों यहाँ पे अपना एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका है बट मुझे यहाँ से नीचे उतरना है एंड मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं यहाँ से MLG मारूंगा। सो इसलिए चुपचाप इस वाटर सोर्स की हेल्प से नीचे उतरते हैं। ओके तो मैं उतर चुका हूँ। अबे ये कहाँ से आ गया? अबे मैंने एक्सपी फार्म ऊपर बनाया लेकिन ये नीचे क्या कर रहा है? आजा बेटे आजा, तेरी तो आजा। ओए बच गया। तो अब बनाते हैं वुड की हेल्प से बहुत सारे लेदर एंड इनको एक्सपी फार्म के ऊपर जाने के लिए प्लेस करते हैं। तो अब एक्सपी फार्म के चारों तरफ लगाते हैं फेंसेस ताकि मैं यहाँ से गिर के मर ना जाऊं। एंड फाइनली यहाँ पे अपने एक्सपी फार्म पे मॉब स्पॉन होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। सो अब बारी आती है एक्सपी कलेक्ट करने की। सो मेरे एक्सपी फार्म के अंदर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो इसलिए मैं बहुत टाइम तक AFK चला गया। सो इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करके एंड AFK होकर मैंने बहुत सारे मॉब्स को मार के फाइनली बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट कर लिए थे। एंड जब मैं अपने एक्सपी फार्म को बना रहा था तो तब बीच बीच में अपने काउस को भी ब्रीड कर रहा था एंड इसी तरह ब्रीड करते करते मेरे पास बहुत सारे काउस हो चुके हैं जिससे मैं बहुत सारे लेदर कलेक्ट कर सकता हूँ। सो काउस से लेदर कलेक्ट करने से पहले मैं ऊपर गया कुछ वुड कलेक्ट करने एंड उसी टाइम पे मेरे साथ एक ऐसा हादसा होने वाला था जिससे ये 100 डेज की सीरीज ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। मैंने बिल्कुल नोटिस नहीं किया था कि मेरे सामने 2 क्रीपर खड़े हुए हैं जिनको अचानक से देख के मैं इतना डर गया कि मैं वहां से दुम दबा के भागा। मेरा किस्मत इतना अच्छा था कि मुझे वो दोनों क्रीपर टाइम पे दिख गए, नहीं तो मेरा स्वाहा हो जाता। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं वापस अपने एनिमल फार्म पे आया जहाँ से मैंने काऊ से बहुत सारे लेदर कलेक्ट किए। काउस को मार के मुझे 32 लेदर मिले। तो अब देखते हैं मुझे इनसे कितने बुकशेल्फ मिलते हैं। सो पेपर एंड लेदर की हेल्प से मुझे यहाँ पे 10 बुकशेल्फ मिले थे जहाँ के 2 बुकशेल्फ से मैंने 2 लैक्टन बनाए। उसके बाद मैंने बचे हुए काउस को फ्री से ब्रीड किया क्योंकि मुझे इनसे और लेदर चाहिए ताकि मैं बाकी के बुकशेल्फ बना सकूं। एंड जैसे कि मैंने 2 लैक्टन बनाए थे तो मैंने उनसे अपने विलेज को लाइब्रेरियन की जॉब दी। एंड अब सबसे पहले इनसे मेंडिंग के एन्चेंटमेंट रेड करते हैं एंड आई होप ये कुछ अटैक में ही मुझे मेंडिंग के एन्चेंटमेंट दे दे। एफिशिएंसी 3 नहीं चाहिए। ओके तो अब देखते हैं। ओ फॉर्च्यून 3 ये बुरा नहीं है। तो फॉर्च्यून 3 के एन्चेंटमेंट को हम लोग बाद में लेंगे। तो फिलहाल मेरे पास जो ये एक्स्ट्रा विलेजर है तो इससे मैं मेंडिंग के एन्चेंटमेंट लेता हूँ। ओके तो नॉकबैक 1, कर्स ऑफ बाइंडिंग, रिपटाइड 3। हाँ मेंडिंग के एन्चेंटमेंट के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे।
ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद मुझे यहाँ पे मेंडिंग के एन्चेंटमेंट मिल चुका है, बट ये थोड़ा सा महंगा है, बट कोई नहीं। बट मेंडिंग के एन्चेंटमेंट ट्रेड करने के लिए मेरे पास उतने एमरल्ड नहीं है। सो अब एक काम करते हैं, पास के विलेज में जो विलेजर है तो उनको फ्लेचर की जॉब देके उनसे स्टिक्स की ट्रेडिंग करते हैं एंड बहुत सारे एमरल्ड कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने फ्लेचर क्राफ्ट करने के लिए ग्रेवल से फ्लेन कलेक्ट किए, देन मुझे वहां से 3 फ्लेन मिले, सो मैंने एक फ्लेचर क्राफ्ट किया। तो विलेज के साइड में ये विलेजर ऐसे ही वेला घूम रहा है, तो इसको ही फ्लेचर की जॉब देते हैं। सो विलेजर को फ्लेचर की जॉब देने के बाद मेरे पास जितने भी स्टिक थे तो मैंने उनको ट्रेड किया। उसके बाद नेक्स्ट डे और स्टिक्स की ट्रेडिंग करने के लिए मैं चला गया बहुत सारे वुड कलेक्ट करने। सो गाइस, और स्टिक्स की ट्रेडिंग करने के लिए मैंने एक और विलेजर को फ्लेचर की जॉब दी। देन उससे ताबड़तोड़ स्टिक्स की ट्रेडिंग करने के बाद जब मैं पुराने वाले विलेजर के पास गया स्टिक्स की ट्रेडिंग करने, तब मैंने देखा कि उसने स्टिक्स की प्राइस लिटरली 32 से 57 कर दिया था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सो मेंडिंग के एन्चेंटमेंट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सो इसलिए विलेज के अंदर जितने भी विलेजर थे तो मैंने उनको सभी को फ्लेचर की जॉब दी एंड उनसे स्टिक्स की ट्रेडिंग करता रहा। सो इतनी स्टिक्स की ट्रेडिंग करने के बाद मुझे यहाँ पर टोटल 48 एमरल्ड मिले थे, जहाँ के 38 को मैंने एक मेंडिंग के एन्चेंटमेंट खरीद के ट्रेड किया। सो यहाँ पे मुझे 2 मेंडिंग के एन्चेंटमेंट चाहिए, एक अपने पिकेक्स पे लगाने के लिए एंड एक अपने एक्स पे लगाने के लिए। एंड बाय द वे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 8 बुक शेल्फ है एंड हमें चाहिए 15 बुक शेल्फ, सो इसलिए मैं फिर से लग गया अपने काउ से लेदर कलेक्ट करने। देन नेक्स्ट डे मैं फिर से निकल पड़ा स्टिक्स के लिए बहुत सारे वुड कलेक्ट करने एंड यहाँ पे मैं वुड कलेक्ट करने के लिए आयरन का एक्स यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा डायमंड का एक्स बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था। देन बहुत सारे वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने उनको स्टिक्स में कन्वर्ट किया एंड अपने फ्लेचर विलेजर्स के साथ ट्रेड किया। उसके बाद एनिमल की हेल्प से मैंने अपने लाइब्रेरियन विलेजर से एक और मेंडिंग के एन्चेंटमेंट ट्रेड की एंड उसके बाद मैंने अपने डायमंड के आर्मर एंड टूल्स को एन्चेंटमेंट करने के लिए 15 बुक शेल्फ एंड एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाया एंड ऑल्सो मेंडिंग के एन्चेंटमेंट को अपने टूल्स पे लगाने के लिए एक एनविल बनाया। सो मैंने अपने एन्चेंटमेंट सेटअप को अपने एक्सपी फार्म के साइड में ही लगाया एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट करके रखे हैं, तो मैंने एक एक करके अपने डायमंड के टूल्स एंड आर्मर को एन्चेंटमेंट करना स्टार्ट किया। देन सारे के सारी चीजों पे एन्चेंटमेंट करने के बाद मेरे पास जो 2 मेंडिंग के एन्चेंटमेंट थे तो मैंने उनको अपने डायमंड के पिकैक्स एंड अपने डायमंड के एक्स पे लगाया। वुड कलेक्ट करते करते लिटरली मेरा डायमंड का एक्स बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था एंड अब मैंने इस पे जैसे कि मेंडिंग की एन्चेंटमेंट लगा दी है, तो अब चलो इसको रिपेयर करते हैं। सो थोड़ी देर के लिए एफ के जाते हैं ताकि अपने एक्स फार्म पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो जाए। सो अपने डायमंड के एक्स को मेंडिंग की हेल्प से रिपेयर करने के बाद मैंने अपने डायमंड के पिकेक्स को भी रिपेयर कर लिया। सो अब आती है सबसे मेन गोल को कंप्लीट करने की, जो कि है एक अंडरग्राउंड बेस बनाना एंड उसके लिए मैं लग गया एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढने। अरे वाह, ऊपर तो कुछ आयरन है, इनको फटाफट माइन कर लेते हैं। सो सिल्क टच एन्चेंटमेंट की वजह से यहाँ पे मुझे आयरन्स और भी मिल रहे हैं। सो नेक्स्ट डे यहाँ वहाँ देखने के बाद फाइनली मुझे एक एरिया मिल गया जहाँ पे मैं अपने अंडरग्राउंड बेस को बना सकता था, तो इसलिए मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। सो गाइस, पूरा 6 दिनों के मेहनत के बाद मैंने अपने अंडरग्राउंड बेस का स्ट्रक्चर बना लिया, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है एंड अब बारी आ चुका है इसको बाकी की चीजों से डेकोरेट करने की। सो अब इसलिए मुझे बहुत सारी चीजें कलेक्ट करने हैं, वुड, स्टोन एंड बहुत कुछ चीजें। तो सबसे पहले तो मैंने फेंसेस की हेल्प से एक छोटा सा एरिया बनाया जहाँ पे मैंने शीपों को ब्रीड करना चालू किया, क्योंकि मुझे अंडरग्राउंड बेस को डेकोरेट करने के लिए शीपों की वूल की भी जरूरत पड़ेगी। देन नेक्स्ट डे में चला गया अंडरग्राउंड बेस के लिए बहुत सारे वुड कलेक्ट करने। बहुत सारे वुड कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया अलग अलग तरह के स्टोन ब्लॉक कलेक्ट करने। देन फाइनली बहुत दिनों तक सारी की सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपना अंडरग्राउंड बेस बनाना।
सो गाइस फाइनली यहाँ पे अपना अंडरग्राउंड बेस बनकर रेडी हो चुका है एंड मैंने पूरा का पूरा अंडरग्राउंड बेस बनाने का प्रोसेस रीप्ले में ही रिकॉर्ड किया है एंड यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा अंडरग्राउंड बेस वुड की हेल्प से ही डेकोरेट किया है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने कुछ पेंटिंग्स भी लगाई है एंड यहाँ पे मैंने चीजें रखने के लिए बहुत सारे चेयर्स रखे हैं एंड नीचे मैंने बनाया है अपना फूड फार्म जहाँ पे कुछ कैरेट के फार्म एंड कुछ वीट के फार्म है एंड यहाँ पे मैंने बनाया है अपने लिए एक ऑटोमेटिक शुगर केन का फार्म। बीच में मैंने बनाया है फिशिंग करने के लिए एक छोटा सा पॉन्ड जहाँ पे मैं कभी नहीं फिशिंग करने वाला क्योंकि यहाँ पे हमारे 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं एंड 100 डेज से कुछ ज्यादा ही हो चुका है बट कोई नहीं, इतना तो चलता है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसे एक अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।